कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 फेज HVAC ट्रबल शूटिंग का टिप्स बताने वाला हूँ कि कैसे HVAC को ट्रबल शूट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा बोर्ड जो है खाली है, पूरा बोर्ड वाइट है, इस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है। देखिए, आज जो मैं बताने वाला हूँ ना, आपको कोई डायग्राम बना के नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी यूनिट पे जाते हैं, किसी भी एयर कंडीशनिंग यूनिट पे जाते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। क्योंकि अगर आप इस व्हाइट बोर्ड की तरह खाली हैं, आपको नहीं पता है कि हमको क्या चेक करना है, तो सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजों को सबसे पहले ध्यान देना है और किसको सबसे पहले ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करनी है। अगर आप शुरुआत चीजें समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से ट्रबल शूटिंग करने लगेंगे, और अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है ताकि आपको स्टेप्स सारे बता सकूं। ठीक है, और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो शुरू होने से पहले मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि किसी काम से मैं बाहर था। अभी मैं आ गया हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको जो है टाइम से वीडियो दे सकूं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, आपको वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम HVAC ट्रबल शूटिंग टिप्स में बात करेंगे। मेन पावर सप्लाई। ठीक है, मेन पावर सप्लाई जो होता है आपका, जो MCB वगैरह में आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अगर 3 फेस है, सिंगल फेस है, 3 फेस है तो आपको 1 2 3 L1 L2 और L3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 380 वोल्टेज हो सकता है, आपको 480 वोल्टेज हो सकता है, 477 वोल्टेज हो सकता है, 440 वोल्टेज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से वेरियस वोल्टेज हो सकते हैं अगर आपका ये 3 फेस है तो। ठीक है, 3 फेस का अगर आपका मेन पावर सप्लाई अगर 3 फेस का है तो आपको इस तरीके से वोल्टेज हो सकते हैं। कोई भी वोल्टेज हो सकता है, आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, आपको यूनिट में देख लेना है कि कितना वोल्टेज का यूनिट है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, मेन पावर सप्लाई चेक करना है कि हमारा जो मेन पावर सप्लाई है वहां पे जितना भी यूनिट पे लिखा हुआ है वोल्टेज, वो उतना वोल्टेज हमारा जो है आ रहा है कि नहीं। उसको कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूं। मेरे पास एक वो है मल्टीमीटर है। ज्यादातर जो है एसी टेक्नीशियन जो है क्लैम्प मीटर यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लेके आया हूँ। मल्टीमीटर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये डंडी रख देता हूँ साइड में, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वोल्टेज मोड पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट रेंज है, ऐसे ही ये अभी DC मोड में है। आपको AC करना है, सिंपली आपको AC करना है, और 2 लीड वायर है, आपको इस तरीके से L1 L2 पे लगा के चेक कर लेना है, वहां पे इतना वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर सिंगल फेस का है तो आपको इसमें 2 ही लाइन होंगी, L1 L2 हो सकता है, नहीं तो आपको इस तरीके से हो सकता है L और N जो रहेगा आपको 220 वोल्टेज AC वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, सिंगल फेस मिलेगा। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, मेन पावर सप्लाई। ठीक है, अगर आपका मेन पावर सप्लाई है तब आपको आगे बढ़ना है कि आपका कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है, आपके AC में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये स्टेप्स बता रहा हूं। ठीक है, स्टेप्स अगर यहां से आप शुरुआत करेंगे तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आप आसानी से चेक कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ जाइए कि मेन पावर सप्लाई ठीक है। आपको क्या चेक कर लेना है, सेकंड में फ्यूजेज अगर लगे हुए हैं, फ्यूज लगा हुआ है, अगर आपके एयर कंडीशनिंग में बहुत सारा, अगर PCB बोर्ड है, PCB बोर्ड में फ्यूज होता है, अगर ऐसे भी है तो कंट्रोल पैनल में फ्यूज होता है। ठीक है ना, मेन पावर सप्लाई के बाद बहुत सारी यूनिट में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब यूनिट में, तो फ्यूज होता है। फ्यूज कुछ इस तरीके से होते हैं,
इसके अंदर इस तरीके से तार होता है, ठीक है ना, वायर होता है। तो आपको फिर से वही मैं बता रहा हूं कि आपको क्लैम्प मीटर लेना है या फिर मल्टीमीटर लेना है, उसको कंटिन्यूटी या बजर मोड में रखना है। बजर मोड में रखने के बाद एक तार आपको यहाँ पे टच करेंगे, एक तार यहाँ पे। याद रखिए जब आप ये चेक कर रहे हैं तो आपका जो है एयर कंडीशनिंग बंद होना चाहिए, बंद करके करेंगे तो ज्यादा सेफ है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लाइव में भी, लेकिन बंद करके करेंगे तो ज्यादा सेफ है, ठीक है। तो जो भी फ्यूज लगा हुआ है आपका एक इन पॉइंट एक आउट पॉइंट पे, ठीक है, दोनों तार को रखना है। आपका जो है क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर है आपका बजर मोड में होना चाहिए, ठीक है। बजर मोड में होना चाहिए तो आपको यहाँ पे बीप का साउंड आएगा, बीप का साउंड आएगा, ठीक है ना, बीप का साउंड आएगा। और उसके बाद से आप समझ जाइए कि आपका जो है फ्यूज ठीक है। अगर फ्यूज ठीक है फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। देख लीजिए आपको स्टेप्स बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। किसी भी यूनिट पे जाइए, मैं एक वायरिंग बताऊंगा तो आपको सिर्फ एक मॉडल के बारे में पता चलेगा। तीसरा देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपका कॉन्ट्रेक्टर नहीं चल रहा है या फिर आप मान लीजिए आपका जो है कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है। कंप्रेसर नहीं चलना है तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जो है कॉन्ट्रेक्टर पे चले जाइए, कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर पे। फॉर एग्जांपल आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आप कॉन्ट्रेक्टर पे चले जाइए। आप कॉन्ट्रेक्टर पे चले जाइए। आप कॉन्ट्रेक्टर पे जाएंगे, कॉन्ट्रेक्टर का भी शक्ल कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको अगर 3 फेज का कॉन्ट्रेक्टर है तो यहाँ पे आपको L1, L2, L3, T1, T2 और T3 इस तरीके से पावर सप्लाई का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 460, 440 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एसी वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइड में लगा होगा, चाहे इधर ही कोने में A1, A2 का एक पॉइंट होता है जिसको हम कॉइल वोल्टेज बोला जाता है या कॉइल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कॉइल आपको देना होता है, उसके बाद ही आपका जो है आपका कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज होता है, ओके। तो ये आपको इसको बोलते हैं कमांड। A1, A2 जो होता है इसको कमांड भी बोलते हैं। इसको कमांड मिलेगा, इसको कमांड मिलेगी, स्पेलिंग मत देखिएगा। कमांड अगर मिलेगा, कमांड मिलेगा तब जाके आपका कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज होगा। तो उस कंडीशन में आपको, अगर कंप्रेसर आपका नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको आके चेक कर लेना है। T1, T2 पे नहीं, आपको चेक कर लेना है। आप देख रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रेक्टर तो बंद पड़ा है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए फेस। अब हाँ ठीक है, हमारा इन का जो पावर सप्लाई है ये इन है, इसको इन बोलते हैं। इन का पावर सप्लाई है हमारा, तो 460 अगर वोल्टेज है तो 460 आ रहा है, ठीक है। अब इनका पावर सप्लाई आ रहा है, जब आउट पे आएगा पावर सप्लाई तब जाके तो हमारा कंप्रेसर चलेगा। उस कंडीशन में जब A1 और A2 पे पावर सप्लाई आएगा तब जाके आपका कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज होगा, और उस कंडीशन में ये वाला पावर सप्लाई उठ के आपको आउट में चला जाएगा, तब जाके आपका कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे, जैसे कॉइल वोल्टेज है फॉर एग्जाम्पल इसका 24 वोल्टेज AC, ठीक है। अगर यहाँ पे 24 वोल्टेज अगर आपका कॉइल पे यहाँ पे लिखा रहता है, हर कॉन्ट्रेक्टर पे आपको कॉइल वोल्टेज लिखा रहता है, ठीक है। कॉइल वोल्टेज लिखा रहता है। ये अलग अलग वेरिएस में होता है, जैसे कि ये डिपेंड करता है आपका कंट्रोलर किस वोल्टेज पे डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। समझ जाइए कि ये 24 वोल्टेज हो सकता है, 110 वोल्टेज हो सकता है, और आपको 220 वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको चेक कर लेना है कि हमारे कॉन्ट्रेक्टर पे कितना वोल्टेज लिखा हुआ है, कॉइल वोल्टेज। अगर 24 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जब चेक करेंगे A1 और A2 तो यहाँ पे 24 आना चाहिए। अगर 110 लिखा है तो आपको जब A1 और A2 पे वोल्टेज मोड में डाल के, अभी मैंने वोल्टेज मोड आपको दिखाया था, उसमें डाल के आप चेक करेंगे मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर से, तो आपको 110 वोल्टेज आना चाहिए। इसी कंडीशन में अगर 220 वोल्टेज है तो 220 वोल्टेज भी जब यहाँ पे चेक करेंगे तो आना चाहिए, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्टेज नहीं आ रहा है, चाहे जो भी कॉइल वोल्टेज है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए कॉइल वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसके जब कॉइल वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको सेफ्टी डिवाइस वगैरह चेक कर लेना होता है, या फिर कहां से पावर सप्लाई आता है वो चेक कर लेना होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 24 वोल्टेज या कॉइल वोल्टेज, जितना भी कॉइल वोल्टेज अगर आपका कॉन्ट्रेक्टर के A1 और A2 पॉइंट पे आ रहा है
तो उस कंडीशन में आ रहा है, तो याद रखिए आ रहा है, मैं मतलब थोड़ा सा सिंपल है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। आ रहा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल है। फिर नहीं आ रहा है तो फिर किस बातों का आपको ध्यान देना है, चाहे कौन से जो है आपको डिवाइस चेक करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर यहाँ पे 24 वोल्टेज का अगर ये है तो 24 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, तब जाके आपको क्या करना है, जब यहाँ पे 24 वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो आपका L1 L2 और L3 है ये आपका यहां से इसमें पास आउट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये यहां से इधर नहीं जा रहा है, यहां से यहां। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जब ये मैग्नेट जब A1 A2 जो यहाँ पे कॉइल वोल्टेज आता है तो इसमें मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर मैग्नेट होता है, तो ये मैग्नेट आपको पुश करता है, पुश करेगा तो यहाँ पे जो प्लेट है ये आपस में चिपक जाएंगी, तो यहाँ का पावर सप्लाई इधर चला जाता है। तो उस कंडीशन में आपको चेक कर लेना है कि T1 T2 T3 पे हमारा पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि जब आपका T1 T2 T3 आपका पावर सप्लाई या फिर T1 T2 में चेक कर रहे हैं तो हमारा जो भी इतना वोल्टेज है चलो आ गया, ऐसे ही हम T2 और T3 में चेक करें तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका L3 का जो पॉइंट है यहां से यहां तक पास आउट नहीं हो रहा, हमारा कॉन्टेक्टर भी काम कर रहा है लेकिन हमारे यहाँ पे 403 फेज नहीं जाके 2 ही फेज जा रहा है, समझ रहे हैं, 2 ही फेज जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। ये कंडीशन हो सकता है जब आपका कॉन्टेक्टर एनर्जाइज है और आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इस कंडीशन में ये चीजें हो सकती है, ठीक है। और दूसरा एकदम काम की चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, एकदम काम की चीजें। इस ऐसा होता है अगर आप नए हैं तो हो सकता है आप आगे फेस करेंगे, या फिर आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप फेस कर रहे हो ये चीजें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भी तीनों फेस आ रहा है, यहाँ पर भी तीनों फेस आ रहा है, एक कॉइल वोल्टेज भी आ रहा है, फिर भी आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करें, तब आपको जाके चेक करना है आपके कंप्रेसर पे, तब आपको आपके कंप्रेसर पे जाना है। आप देखेंगे उस कंडीशन में हो सकता है आपका कंप्रेसर हीटअप हो गया हो, क्योंकि उसमें ओवरलोड होता है, ठीक है ना, ओवरलोड होता है, तो जिसकी वजह से आपको कंप्रेसर जो है किसी भी वजह से अगर हीटअप हो गया है तो आपका वो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा ओवरलोड से, और हो सकता है उसमें SSPS लगा हो, तो SSPS क्या करता है जो है इस कंडीशन में आपको जो है उसके वाइंडिंग को कट ऑफ करा देता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर नहीं चलता, आपका कंप्रेसर हीटअप हो गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा जो है यूनिट को बंद कर देना है, कंप्रेसर को ठंडा करना है, फिर से उसमें जो है जितने भी उसमें 3 अगर पॉइंट है, अगर 3 फेस है T1 T2 T3, इस तीनों की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जब हीटअप रहेगा तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो तीनों में कंटिन्यूटी बताएगा नहीं, पूरा तीनों में पूरा कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। जब आपका कंप्रेसर ठंडा होता है तब चेक करें, फिर तीनों में कंटिन्यूटी बताएगा। जब कंटिन्यूटी बता रहा है तीनों में, तब जाके आपको कंप्रेसर को दोबारा से चालू करना है, आपका कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा कंडीशन बताया हूं, जब इसमें A1 और A2 पे पावर सप्लाई आ रहा है, ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें A1 पे पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, A1 का कमांड जो है ये हमेशा आता है, इसको जो है डबल M रहेगा, ठीक है। A2 जो होता है ये ज्यादातर कॉमन पॉइंट होता है या न्यूट्रल का होता है, अगर 220 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, अगर 24 रहेगा तो कॉमन रहेगा A2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमेशा आते रहता है, हमारा मेन आता है A1 जैसे आगे A2 मिलता ही रहता है, हमारा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है। तो हमको स्ट्रेस करना है कि हमारा A1 का पावर सप्लाई कहां से आ रहा है। देखिए A1 का पावर सप्लाई कहां कहां से आता है आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूं, आपको एकदम ध्यान देना होगा। मैं पहला ही स्टार्ट देता हूं, कहां से चेक करना है आपको, थर्मोस्टेट से चेक कर लेना है। थर्मोस्टेट पे आपको क्या मिलेगा, Y1 या Y2, ये आपको कंप्रेसर के पॉइंट है, ठीक है। तो अगर पहला नंबर 1 का कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है, कंप्रेसर 1 का कॉन्टेक्टर, तो आपको Y1 का चेक करना है। Y1 आपको चेक कर लेना है आपको थर्मोस्टेट से आउट हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, आप एक क्लैमीटर लेंगे, और क्लैमीटर लेने के बाद आपको या फिर मल्टीमीटर लेंगे,
उसको वोल्टेज मोड में डाल के, एसी वोल्टेज मोड में डाल के आपको Y1, एक पॉइंट आपको Y1 पे रखना है और दूसरा C पे, जो मैंने यहाँ पे बताया है C पे, उसमें C का पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको 24 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इतना वोल्टेज मिलना चाहिए। जब यहाँ से इतना वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा थर्मोस्टेट से पावर सप्लाई आउट हो रहा है, ठीक है। जब हमारा थर्मोस्टेट से पावर सप्लाई आउट हो रहा है, तब हमारा पावर सप्लाई कहाँ जाएगा, आगे कहाँ जाएगा? तो हो सकता है कि आपके एयर कंडीशनिंग में, ये ऑप्शनल मैं बता रहा हूं, जो नेक्स्ट स्टेप है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपके उस एयर कंडीशनिंग में लगा हो, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है पीसीबी। पीसीबी हो सकता है आपके एयर कंडीशनिंग में पीसीबी बोर्ड लगा हो। तो पीसीबी बोर्ड में आपका जैसे Y1 Y2 जा रहा है, तो पीसीबी बोर्ड में आप चेक करेंगे तो वहां पे एक पॉइंट और रहेगा कंप्रेसर का, इस तरीके का लिखा रहेगा, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो कंप्रेसर का एक पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। 3 फेस एयर कंडीशनिंग की बात कर रहा हूं, अभी मैं सिंगल फेस की भी बता देता हूं। सिंगल फेस का अभी ये सब नहीं रहेगा, वो कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूं। पहले 3 फेस की बात कर रहा हूं। मैं एक ही वीडियो में सब चीज कवर कर देना चाहता हूं, ताकि आपको जो सिंगल फेस है 3 फेस रहे तो आप समझ सके, ठीक है। तो पीसीबी बोर्ड में जाएंगे तो वहां पे कंप्रेसर का पॉइंट रहेगा, कंप्रेसर का पॉइंट रहेगा। अगर पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है तो, अगर नहीं लगा हुआ है तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगा हुआ है तो आप जरूरी ध्यान देंगे, समझेंगे कि आपको पीसीबी बोर्ड से कहां पे चेक कर लेना है। तो पीसीबी बोर्ड में कंप्रेसर का पॉइंट रहेगा एक 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 फिर आपने आपको क्लैंप मीटर ले लेना है या फिर मल्टीमीटर लेना है, वोल्टेज बोर्ड में डालना है। एक पॉइंट आपको कंप्रेसर पे रखना है, दूसरा पॉइंट आपको न्यूट्रल पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीबी बोर्ड से मोस्टली जहां तक मैंने देखा हुआ है 24 नहीं, यहाँ पे 220 वोल्टेज निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब एक कंप्रेसर पे, एक पॉइंट कंप्रेसर के पॉइंट पे और एक पॉइंट हम न्यूट्रल पे रखेंगे तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे 220 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे 220 आ रहा है तो हमारा जो है एक पीसीबी से पावर सप्लाई आउट हो रहा है। इस कंडीशन में अगर पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है तो इस कंडीशन में हमारा कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्टेज भी जो है 220 ही रहेगा, ठीक है। अगर 24 वोल्टेज वाला है तो मोस्टली यही होता है कि आपका पीसीबी बोर्ड नहीं है। लेकिन मैं पीसीबी बोर्ड को भी कवर कर लेता हूं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे अरे भाई आपने तो बताया था कि जो है इसमें पीसीबी बोर्ड के बारे में आपने बताया ही नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर उसमें सेफ्टी डिवाइस लगी होती है। आपको चेक कर लेना है A1 का जो पावर सप्लाई है, A1 का जो कमांड है, वो आपको किन किन सेफ्टी डिवाइस से होके गुजर रहा है। हो सकता है उसमें HP लगा हो, ठीक है, हो सकता है उसमें LP नहीं होता है, HPS होता है, LPS होता है। बहुत आदमी OLP बोलता है, OLP नहीं होता है भाई मेरे, OLP दूसरे को बोलते हैं, ठीक है। LPS होता है, ठीक है, OPS होता है, SSPS होता है, और ओवरलोड होता है, OLR बोलते हैं, ठीक है, ओवरलोड ड्रिल है। ये चीजें लगी हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, मैं सबको कवर क्यों कर रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं कि हो सकता है ये सारी चीजें आपको सेफ्टी डिवाइस आपके एयर कंडीशनिंग में लगी हो सकता है आपके सारी डिवाइस ना लगी हो, इसमें से HPLP भी हो सकता है, लेकिन मैं सबको कवर कर रहा हूं। तो आपको सिंपल सा, आपको इस कंडीशन में सिंपल सा आपको चेक कर लेना है। आप जैसे SPS में, SPS बोले तो हाई प्रेशर स्विच में 2 वायर लगे होते हैं, दोनों वायर में से बीच में अगर थोड़ा थोड़ा सा इसको छील लेंगे वायर को, या फिर थोड़ा सा कट कर लेंगे अप्लायर की मदद से, तो यहाँ पे जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे बजर मोड में डाल के आपको क्लाइम मीटर को, तो यहाँ पे बीप का साउंड आएगा। HPS चेक करेंगे तो बीप का साउंड आ रहा है, मतलब आपका HPS ठीक है। इसी कंडीशन में आपको LPS भी चेक कर लेना है। LPS को भी आप, इसमें भी 2 तार रहते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप चेक करेंगे तो उसमें भी आपको बजर बजेगा, यानी बीप का साउंड आएगा, ओके। OPS थोड़ा सा डिफरेंट है। OPS में उस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाया भी हुआ है, ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं OPS के बारे में। इसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे इसमें पहले पावर सप्लाई का पॉइंट होता है 220 वोल्टेज, इसमें पावर सप्लाई इन होता है, उसके बाद ही जो है
दो और पॉइंट होते हैं, उसमें जाके आपको यहाँ पे बीप चेक कर लेना था कि जो पावर सप्लाई हमारा A1 के लिए जा रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशन में भी आपको दोनों पॉइंट को चेक कर लेना है आपको क्लाइम मीटर से, कि हमारा जो है ओपीएस में हमारा बजर आ रहा है कि नहीं। उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि 220 पावर सप्लाई हमारा ओपीएस को दिया हुआ है कि नहीं। एसएसपीएस में भी यही होता है। एसएसपीएस में भी 220 पावर सप्लाई जाता है, सेपरेट अलग से पावर सप्लाई जाएगा। उसके बाद से दो पॉइंट ऐसे होते हैं, उसमें शायद उसमें 11 नंबर और 14 नंबर होता है, ठीक है। तो उसमें कमांड जाता है। तो ये 11 नंबर और 14 नंबर को चेक करेंगे तो इसमें भी आपको बजर आना चाहिए, यानी बीप आना चाहिए आपको। और ओवरलोड में क्या होता है, 95 और 96 नंबर होता है, ठीक है। ओवरलोड में आप चेक करेंगे तो ये आपको कॉन्ट्रैक्टर के पास ही लगा होता है। जब आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें भी बजर आना चाहिए। इसका मतलब अगर इस सब में बजर आ रहा है तो ही आपका ये कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा, चलेगा। अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्टर चलेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्टर नहीं चलेगा तो आपका कंप्रेसर भी नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में अगर किसी में भी बीप नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप जो एचपीएस में गया बीप नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका एचपीएस फॉल्टी है, एचपीएस खराब है, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्टर नहीं चल रहा है। एचपीएस में आ रहा है लेकिन एलपीएस में अगर बीप नहीं आ रहा है जब कंटिन्यूटी मोड में चेक कर रहे हैं तो आपका मतलब आपका एलपीएस हो सकता है, एलपीएस खराब है, हो सकता है आपके सिस्टम में फ्रीऑन कम हो। एलपीएस के बहुत सारे रीजन होते हैं, एचपीएस के भी बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिकली बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वाले बता रहा हूँ बस सिर्फ। तो इसको चेक कर लेना है, तब जाके हमारा जो है कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा। इसी तरीके से ये सारे जो है डिवाइस जो है काम करते हैं, सबको एक एक करके चेक कर लेना है, तब जाके हमारा कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा। अदरवाइज हमारा कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा ही नहीं, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज नहीं होगा तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा तो कूलिंग का काम खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके ओपीएस मैंने क्यों लिखा हुआ है, ओपीएस का मतलब होता है ऑयल प्रेशर स्विच, ठीक है, जो कि आपको कंप्रेसर में लगा रहता है, कंप्रेसर के साइड में लगा रहता है। एसएसपीएस क्या होता है, सॉलिड स्टेट प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि आपका कंप्रेसर का जो जहां पे आप कनेक्शन करते हैं वहां पे एक एसएसपीएस लगा होता है। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट है, जब कनेक्शन वाला बॉक्स खोलेंगे तो उसमें एसएसपीएस लगा होता है, ये वाइंडिंग और प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। ओएलआर ओवरलोड रिले, ओएलआर ओवरलोड रिले, ये लगा होता है कॉन्ट्रैक्टर में। कॉन्ट्रैक्टर का जो माउथ वाला पॉइंट है यहाँ पे ऐसे ओवरलोड लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर आपको देखने को मिलता है, 95 96, ठीक है। तो ऐसे हमको सभी चीजें को चेक कर लेनी होती है, तब जाके हम जो है हमको रेक्टिफाई होता है, हमको पता चलता है कि हमारा A1 पे हमारा पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। जब A1 पे ही नहीं आएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर चलेगा नहीं। तो मैंने आपको बताया कि अगर पावर आ रहा है तो किन किन चीजों को चेक कर लेना है, नहीं आ रहा है तो किन किन चीजों को चेक कर लेना है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो आपका कंप्रेसर चलना ही चाहिए। और सिर्फ एसी में सिर्फ कंप्रेसर ही नहीं है, और भी चीजें देख लीजिए आप कि हमारा कंडेंसर फैन चल रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारा चेक कर लीजिए हमारा कंडेंसर फैन हमारा ठीक है कि नहीं। कंडेंसर फैन चेक करने के लिए उसके लिए भी अलग से कॉन्टैक्ट लगा होता है, सिंपली आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं मैनुअली। ये यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, इसको प्रेस करेंगे किसी भी चीज से तो आपका कंडेंसर फैन चल जाएगा। उसका एम्पीयर चेक कर लेना है, ठीक है। आपका ब्लोअर जो है लगा हुआ है, ब्लोअर लगा हुआ है इंडोर फैन में, तो उसको चेक कर लेना है कि आपका चल रहा है कि नहीं। अब मैं ये 3 फेज के बारे में बता रहा था, थोड़ा सा मैं आपको सिंगल फेज के बारे में बता देता हूँ, एकदम सिंपल सा शॉर्ट में बता देता हूँ। इस पे वायरिंग भी आपको बना दूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो सिंपल बता देता हूँ। अगर मान लीजिए इसमें भी कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है सिंगल फेज में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सिंगल फेज में सिंपली आपको आपके रिमोट कंट्रोल से आपको एयर कंडीशनिंग को 16 टेम्परेचर यानी जितना भी लोएस्ट टेम्परेचर है उसको सेट कर लेना है, ठीक है। 3 से 4 मिनट के बाद जो है कमांड जाता है, 3 से 5 मिनट ऐसा बोला जाता है, लेकिन उसके उतने के अंदर में ही कमांड जाता है। तो कमांड कहां से जाता है, आपके इंडोर में पीसीबी बोर्ड लगा होता है, पीसीबी बोर्ड में एक रिले होता है, वो रिले पे एक L लिखा होगा, एक COMP लिखा होगा, ठीक है। और पीसीबी बोर्ड में न्यूट्रल भी होता है। हम बहुत सब कुछ इतना तामझाम नहीं करेंगे। फेस न्यूट्रल आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 220 वोल्टेज आएगा, ठीक है, 220 वोल्टेज एसी का आएगा, ठीक है।
उसके बाद से ये वाला पॉइंट है, ये रिले ही आपको ये टाइम रिले बोल सकते हैं, चाहे जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिले, ये एल वाला कमांड, ये एल वाला जो पावर सप्लाई आउट होके यहाँ से लाइन वाला पावर सप्लाई आउट होके कंप्रेसर पे जाता है, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्टर के यहीं से आपको कंप्रेसर के A1 पॉइंट पे जाता है, कंप्रेसर के A1 पॉइंट पे जाता है, क्योंकि A2 पे आपको न्यूट्रल मिल रहा है कंटिन्यूसली, ये न्यूट्रल डायरेक्ट आपको A2 पे गया हुआ है। तो जब ये रिले आपको पावर सप्लाई देगा पीसीबी बोर्ड से, पीसीबी से आपका जब सप्लाई देगा ये रिले, तब जाके आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा। तो आपको जो है मेन चीजों को ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर लगा ही नहीं हुआ है आपके जो है एसी में, तो उस कंडीशन में भी आपको कॉन्ट्रैक्टर पे ध्यान नहीं देना, तब आपको उसमें वो लगा होगा कॉन्ट्रैक्टर के। अगर कॉन्ट्रैक्टर लगा है तभी भी आपको कैपेसिटर लगा होगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगा हुआ है तो आपको कैपेसिटर के रनिंग कैपेसिटर के जो आर पॉइंट है, जो कंप्रेसर का, ये मान लीजिए कंप्रेसर है CSR, ये आर वाला पॉइंट पे आपको चेक कर लेना है। आपको आर वाले पॉइंट पे चेक कर लेना, आर और न्यूट्रल से जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई शो करना चाहिए। पावर सप्लाई शो कर रहा है तभी जाके समझिए कि रिले आपका पावर कमांड दिया है आगे, तभी जाके आपका कंप्रेसर चलेगा। अगर ये रिले ही खराब रहेगा तो ये एल वाला जो लाइन वाला पावर सप्लाई है यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपका कंप्रेसर चलेगा नहीं। तो ये बहुत सी सिंपल सा चीज मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान देना है। अगर इन चीजों का आप ध्यान देते हैं तो मैं पूरे होप से कह सकता हूँ, पूरे उम्मीद से कह सकता हूँ कि आपको एयर कंडीशनिंग के ट्रबल शूटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी चीजें इसमें हो सकता है कि छूट गए, बोल रहे होंगे सेंसर हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, लेकिन मैंने आपको बेसिक सी चीजें बताई है, बेसिक चीजें। अगर ये चीजें आप ध्यान देते हैं तो आप एयर कंडीशनिंग के बहुत सारे जो है ट्रबल शूटिंग सीख पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आपको मेन पॉइंट पे जाके सिंपल से आराम से चेक कर लेना। कभी भी आप घबराना नहीं है कि अगर कंप्लेन आ गया, अरे कंप्रेसर नहीं चल रहा है, क्या करे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। आप जाओ सिंपल सी, नहीं है तो आप सीनियर से गाइडेंस लो, सीनियर से सीखो, ठीक है। आप पूछो ये हुआ है, क्या हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको जो है बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको भी रिप्लाई करता हूं। और कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि जो आप बताते हो, चाहे आप रिप्लाई करते हो, उसके लिए आपको चार्ज आपको कैसे भेजे, ये वो। अरे भाई ठीक है, मैं चार्ज किसी से नहीं करता, लेकिन आपको लगता है कि मेरे वीडियो देख के आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो के नीचे ही आपको थैंक्स करके मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, बस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स करके लिखा रहेगा और इस तरीके का डॉलर का साइन बना रहेगा, उस पर आप क्लिक करके, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, थैंक्स लिखा रहेगा, वीडियो के जस्ट नीचे ही डॉलर साइन बना रहेगा। तो उस पर आप जाके वहां से आप जो भी अगर आपको कुछ थैंक्स के रूप में आप कुछ पैसे सेंड करना चाहते हैं तो वहां पे सेंड कर सकते हैं आपको इजीली। अगर उसमें भी आपको नहीं है तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका गूगल पे है, अकाउंट नंबर सब कुछ है, जो चाहे आपको अगर भेजना है तो कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपका मन है, आप चाह रहे हैं कि अरे मैं फ्री में नॉलेज ले रहा हूँ, चाहे कुछ भी, तो उस कंडीशन में आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आपको जो चीज मैंने बताया बहुत ही काम की चीज है, आपको ध्यान से उसको देखना है। वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि अगला वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं गाइस आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।